अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले मेमोरी हायरार्की को देखते हैं। मेमोरी बेसिकली मेमोरी की डेफिनेशन, उसके बाद मेन मेमोरी यानी कि उसकी टाइप्स, मेन मेमोरी और कैशे वगैरह को हमने इसमें डिस्कस करना है। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की स्टोरेज सिस्टम को मेमोरी कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर ने अपना डाटा कैसे किस जगह पर स्टोर करना है उसके लिए मेमोरी यूज़ होती है। मेन मेमोरी आपको पता है दो टाइप्स की होती हैं, एक आती है रैम और एक होती है रोम। मेन मेमोरी का काम क्या होता है कि डाटा को सीपीयू तक मेन मेमोरी को डाटा को सीपीयू तक पहुंचाना होता है, सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करवाना होता है। इसके अलावा एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, मेमोरी की टाइप, जिसके साथ मेन मेमोरी ने भी कम्युनिकेट करना होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू। इसके बाद है कैशे। कैशे आपको मैंने बताया था कि कैशे जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी यूज़ होती है, टेम्परेरीली यूज़ होती है। जब भी सीपीयू को इमीडिएट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो कैशे मेमोरी उस वक्त सीपीयू के काम आती है। कैशे मेमोरी दूसरी मेमोरीज़ की निस्बत फास्टली काम करती है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की मैंने आपको बताया दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम और रोम में फ़र्क ये होता है कि रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है और रोम नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि आपका अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका डाटा रैम के अंदर सेव हो रहा है, लेकिन अगर आपकी पावर कट जाती है, पावर कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है किसी वजह से, तो आपका डाटा सारा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा जो इस वक्त आपका रैम के अंदर पड़ा होगा। लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। रोम के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। रोम के अंदर से आप इंस्ट्रक्शन को डिलीट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। रोम के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम में क्या होता है कि प्रोग्राम अलाउ यूज़र को अलाउ करता है कि आप रिक्वायर्ड प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर से लोड कर सकें। ई पी रोम के अंदर होता है कि आप रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम के अंदर जो आप डाटा पड़ा हुआ है उसके अंदर से आप डाटा को रेज भी कर सकते हैं। वैसे तो रोम के अंदर से आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रोम की इस टाइप के अंदर आप डाटा को अरेज या चेंज कर सकते हैं और न्यू डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं। डबल ई पी रोम में होता है कि इलेक्ट्रिकली ऐसी शुआएँ होती हैं, ऐसी रेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल रेज, जिसके थ्रू आप डाटा को चेंज कर सकते हैं या न्यू डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने डाटा को चेंज किया भी है तो आपकी दूसरी लोकेशन मेमोरी की इफ़ेक्ट उससे नहीं होगी। ऊपर आपने एक टर्म पढ़ी ऑक्सिलरी मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? ये ऐसी मेमोरी होती है जो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर मौजूद होती है और इसकी कैपेसिटी दूसरी की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी एक्सेस स्लो होती है। इसकी एक्सेस स्लो इसलिए होती है कि कंप्यूटर को ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर अपने ऐसे प्रोग्राम इसके अंदर सेव कराता है जिसको जिन प्रोग्राम की कंप्यूटर को इमीडिएटली ज़रूरत नहीं होती। ऐसे प्रोग्राम्स जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टोर करने होते हैं वो ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इन मेमोरी के अंदर से जब आपने डाटा को एक्सेस करना होता है तो दो एक्सेस होती हैं, एक होती है लीनियर सीक्वेंस एक्सेस और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस। लीनियर सीक्वेंस में क्या होता है कि जब भी डाटा को आपने एक्सेस करना है तो आपने को एक लीनियर वाइज एक्सेस करनी होती है, यानी कि अगर आपका डाटा लोकेशन 9 या 10 के ऊपर मौजूद है तो आपको उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए बाकी तमाम लोकेशन के डाटा को भी रीड आउट करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट एक्सेस में के अंदर से आप डाटा को किसी भी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस। किसी भी डिवाइस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक उसका एक्सेस मोड, एक होता है उसका एक्सेस टाइम, यानी कि डाटा को किस तरह उठाना है, उस कितने टाइम में उठाना है और कितने टाइम में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, और इसके बाद होती है उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉस्ट। ये सब किसी भी डिवाइस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम का मतलब है कि डाटा जिस लोकेशन पर मेमोरी के अंदर मौजूद है उस लोकेशन तक रीच करना और उसके बाद उसको डाटा को एक्सेस करना। डाटा के किसी लोकेशन तक पहुंचने को हम कहते हैं सीक टाइम, और उसको वहां से उठाना, डाटा को वहां से एक्सेस करना और आगे ट्रांसफ़र कर देने को ट्रांसफ़र टाइम कहते हैं। तो एक्सेस टाइम हम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सीक टाइम और एक ट्रांसफ़र टाइम। इसके बाद है मेमोरी की परफॉर्मेंस। इसके लिए दो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, एक है मेमोरी लेटेंसी, एक है बैंडविड्थ। मेमोरी लेटेंसी का काम होता है कि
एक वर्ड जो डाटा का वर्ड एक वर्ड है उसको मेमोरी तक ले जाना या मेमोरी से सीपीयू तक ले जाना। एक वर्ड याद रखिए कि एक वर्ड इक्वल होता है 16 बिट्स के, यानी कि 2 बाइट्स के इक्वल होता है। वन वर्ड इक्वल टू 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स को जितने टाइम में ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लगेगा उसको कहेंगे मेमोरी लेटेंसी। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर जितने भी आप नंबर ऑफ़ बिट्स या बाइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको आप बैंडविड्थ कहते हैं। इसके बाद है मेमोरी की स्पीड। मेमोरी की स्पीड कैसे मेजर की जाती है? मेमोरी के एक्सेस टाइम से और मेमोरी के साइकिल टाइम से। मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होता है कि जब भी एक ऑपरेशन मेमोरी का एक ऑपरेशन शुरू होता है तो उसके एंड होने तक जितना भी टाइम लगेगा वो सारा मेमोरी का एक्सेस टाइम होगा। यानी कि मेमोरी के अगर मेमोरी ने डाटा को रीड करना शुरू किया है तो मेमोरी के डाटा को रीड करने से लेकर उसके कंप्लीशन सिग्नल यानी कि एमएफसी सिग्नल यानी कि मेमोरी फंक्शन सिग्नल के जनरेट होने तक के टाइम को मेमोरी एक्सेस टाइम कंसीडर करेंगे। मेमोरी साइकिल टाइम ये होता है कि अगर मेमोरी के अंदर दो ऑपरेशन कंसेक्टिवली स्टार्ट हो गए हैं, दोनों रीड ऑपरेशन हैं, तो दोनों के टाइम में जितना भी मिनिमम से मिनिमम डिले होगा उसे मेमोरी साइकिल टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कैशे मेमोरी क्या होती है कि सीपीयू को इमीडिएटली तौर पर जो मेमोरी चाहिए होती है वो कैशे मेमोरी होती है, क्योंकि कैशे मेमोरी के अंदर जो एक कॉपी ऑफ डाटा मौजूद होती है टेम्परेरी तौर पर, जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। सीपीयू उन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर कैशे मेमोरी के अंदर सेव करता है जो उसको रैपिडली चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके लूप्स हैं या नेस्टेड लूप्स हैं उनको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कैशे मेमोरी के अंदर सेव होंगी, ताकि सीपीयू को बार बार मेमोरी रैम मेन मेमोरी तक एक्सेस हासिल ना करनी पड़े, उसको कैशे के अंदर से डायरेक्ट डाटा जल्दी मिल जाए। तो कैशे मेमोरी दूसरी मेमोरी की निस्बत 5 से 10 गुना तेज़ होती है। वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जब मेन मेमोरी आपकी फुल हो जाए तो आप कुछ ऐसे प्रोग्राम जो मेन मेमोरी से भी ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर क्या करता है कि हार्ड डिस्क के थोड़े से पार्ट को बाहरों ले लेता है। हार्ड डिस्क के थोड़े से पार्ट को मेमोरी के तौर पर काम करते हैं, काम के तौर पर मेन मेमोरी के तौर पर काम में ले आता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क की ऐसी स्पेस जिसको वो रैम के तौर पर कंप्यूटर यूज़ करता है उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है एड्रेसिंग स्कीम, यानी कि कंप्यूटर के अंदर से डाटा को एक्सेस वगैरह करना, मेमोरी के अंदर से डाटा को एक्सेस करना। द साइज़ ऑफ द मेन मेमोरी डिटरमिन्ड बाय द एड्रेसिंग स्कीम। बेसिकली ये मेन मेमोरी के साइज़ को भी डिटरमिन करती है। अगर 16 बिट कंप्यूटर है तो वो 16 बिट एड्रेसेस जनरेट करेगा, तो उसके लिए जो मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी वो होगी 64K, यानी कि 64 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन यूज़ होगी फॉर 16 बिट कंप्यूटर। और अगर 32 बिट एड्रेसेस जनरेट करता है तो वो उसके लिए 4 GB मेमोरी लोकेशन यूज़ होगी। इसके बाद है कि CPU जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करना बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU। मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है वो 2 रजिस्टर के थ्रू होता है। एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एक होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट एक मेजर टॉपिक की छोटी सी आप कहने की एक हेडिंग है जिसको हमने आज डिस्कस किया। यह हमने नेक्स्ट टॉपिक आपका रजिस्टर वाला ही है, उसके अंदर हम फर्दर जाके इस स्लाइड्स को मज़ीद खोल के बयान करेंगे, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। मेमोरी एड्रेसिंग में आपको पता है कि एक मेमोरी का जो एड्रेस होता है, यानी कि जिस हिस्से मेमोरी के जिस पार्ट पे आपका डाटा को स्टोर होता है, जिस लोकेशन पे आपका डाटा स्टोर होता है, उसका जो प्रॉपर एड्रेस होता है उसको मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। वैसे मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं? एक ऐसा फिक्स लेंथ डिजिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट्स बेसिकली वो होते हैं जो अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं, या उनके साथ कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट है एड्रेसिंग आर्किटेक्चर। एड्रेसिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है
एड्रेसिंग आर्किटेक्चर दो तरह का होता है, एक होता है मेमोरी टू मेमोरी और दूसरा होता है रजिस्टर टू रजिस्टर। जब मेमोरी टू मेमोरी डाटा को एड्रेस करना होता है तो उसके लिए एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यूज़ होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है जो सीपीयू के पास होता है। सीपीयू जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्यूटर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, यह है कि रजिस्टर के अंदर से आपने डाटा को, यह है कि रजिस्टर के अंदर आप डाटा को कैसे स्टोर करते हैं या जिस तरह क्या कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली ये एक असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम है कि रजिस्टर के अंदर डाटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे उसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि ब्लॉक में ए लिखा हुआ है। बेसिकली ए का मतलब है कि रजिस्टर के अंदर इस वक्त हमने ए को स्टोर करना है। तो ए को स्टोर करने के लिए पुश ऑपरेशन यूज़ होगा। पुश ए करेंगे तो रजिस्टर के अंदर ए जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बी को पुश करेंगे तो इसका मतलब है कि ए के बाद ऊपर बी आ जाएगा, बी भी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी करना है तो हम सिंपल ऐड का फंक्शन यूज़ कर लेंगे कि इस वक्त रजिस्टर के अंदर जो भी दो वेरिएबल मौजूद हैं उन दोनों को आपस में ऐड करवा दो। उसके बाद सी को पुश करवा देंगे, यानी कि एक और थर्ड वेरिएबल जिसके अंदर हमने मज़ीद कैलकुलेशन करवानी है। उसके बाद सी को हमने पुश करवा दिया। आप देखें इसके अंदर सी आ गया, रजिस्टर के अंदर पुश हो गया। तो नीचे हमारे पास जो दो थे ए प्लस बी हो गए थे जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका था। उसके ऊपर सी को हमने पुश करवा दिया। पुश करवाने के बाद हमने सिंपल एक मल्टीप्लाई का नीचे देखें आप, मल्टीप्लाई का एक हमने ऑपरेशन यूज़ कर लिया, फंक्शन यूज़ कर लिया। इस मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैं इस वक्त रजिस्टर के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो आप पीछे देखें कि इस वक्त उसके अंदर मौजूद है ए प्लस बी और सी। ए प्लस बी नीचे है और उसके ऊपर सी है, तो इन दोनों को आपस में वो मल्टीप्लाई करके एक ही लोकेशन के ऊपर वो सेव कर देगा। नेक्स्ट वो करेगा कि एक और वेरिएबल डी को पुश करवा लेगा। जो ही डी आएगा तो डी एक नई लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने पुश ई करवा लेना है, यानी कि एक और वेरिएबल जो ई मौजूद है उसको पुश करवा लेना है। उसके बाद फंक्शन यूज़ करना है मल्टीप्लाई का। जब अब आपने जो मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ किया है उसका मतलब है कि दो जो करंटली यूज़ हुए हैं, दो करंटली रजिस्टर के अंदर वेरिएबल आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लिकेट करवाना। तो इस वक्त दो जो वेरिएबल आए थे वो था एक ई था और एक डी था, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक नई लोकेशन के ऊपर सेव करा लिया। लेकिन पिछला डाटा वो रेज नहीं करेगा, उसको वहीं पर रखेगा, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी को एक नई उसकी जो वैल्यू होगी उसको अपने पास सेव रखेगा। उसके बाद उसने डी और ई को मल्टीप्लाई कर लिया। फाइनल फंक्शन यूज़ करेगा ऐड, यानी कि अब जो फाइनली तौर पर रजिस्टर के अंदर एक डाटा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी का और एक है डी मल्टीप्लाई ई का, तो ये दोनों डिफरेंट लोकेशन के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ऐड फंक्शन इन दो लोकेशन के ऊपर चलेगा, यानी कि एक डी और ई वाली लोकेशन के ऊपर जितना भी डाटा है उसको उठाएगा और दूसरा उसके लास्ट वाली लोकेशन पर जितना डाटा उठाएगा उसको आपस में ऐड करवा देगा। नेक्स्ट है लीनियर मेमोरी मॉडल। लीनियर मेमोरी मॉडल में क्या होता है, लीनियर मेमोरी मॉडल को फ्लैट मेमोरी मॉडल भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग यूनिट ने मेमोरी लोकेशन को जब एक्सेस करना है तो वो लीनियरली एक्सेस करना है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि डाटा की लीनियर एक्सेस क्या होती है, इसको हमने ऊपर डिस्कस किया था, यानी कि डाटा ने लीनियरली मेमोरी के अंदर से एक्सेस होना है। आपको सारी मेमोरी लोकेशन को रीड आउट करना है, उसके बाद अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के अंदर से डाटा को एक्सेस करना है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, एक एड्रेस और एक डाटा। एड्रेस आपको पता है कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर
जो किसी भी एक मेमोरी के एक चंक को जो चंक यानी कि मेमोरी का एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर डाटा मौजूद है उसके एड्रेस को डिनोट करता है। इसके बाद है डाटा। डाटा का मतलब है जो वैल्यू उसके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर है। अब लीनियर मेमोरी मॉडल के अंदर ये एड्रेसेस की रेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसके एड्रेसेस की रेंज है 0 से लेकर मैक्सिमम बाइट -1। 0 से लेकर मैक्सिमम बाइट -1 का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेमोरी की लोकेशन टोटल लोकेशन है 256, तो 0 से लेकर आपने लोकेशन जब स्टार्ट करनी है तो उसको 256 में से 1 कम करना है, क्योंकि 0 खुद भी तो एक मेमोरी लोकेशन है ना। तो जब 0 खुद भी एक मेमोरी लोकेशन है तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो वो 255 तक जाएगा। तो 0 भी खुद एक मेमोरी लोकेशन है, तो अगर उसको भी काउंट करें तो टोटल मेमोरी लोकेशन बनेगी 256। इसलिए उसकी रेंज जो है वो जाएगी 0 से लेकर मैक्सिमम बाइट -1। यानी मैक्सिमम बाइट का मतलब है जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है मेमोरी की, यानी कि 256 उसकी मेमोरी की टोटल लिमिट है। तो 256 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 से लेकर 255 उसकी एड्रेस रेंज बनेगी मेमोरी की। लीनियर मेमोरी मॉडल के अंदर ईच प्रोग्राम यूज़ 32 बिट लीनियर मेमोरी स्पेस। ठीक हो गया। अब आ गया सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। ये दूसरा मेमोरी मॉडल है जिसके अंदर मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब हर सेगमेंट के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्टोर होगा। अब अगर अगर मेमोरी का एक सेगमेंट है वो इंस्ट्रक्शन कोड को सेव कर रहा है तो दूसरा डाटा के एलिमेंट को सेव करेगा। अगर एक डाटा के एलिमेंट को सेव कर रहा है तो तीसरा जो पोर्शन होगा उसका वो प्रोग्राम स्टैक को स्टोर करेगा। अब देख लेते हैं कि डाटा के 3 सेगमेंट जो हमने बनाए थे, एक है डाटा सेगमेंट, एक है कोड जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन कोड सेव होते हैं जो डॉट टेक्स्ट की एक्सटेंशन के साथ सेव होते हैं। एक है स्टैक और एक है डाटा सेगमेंट। सबसे पहले डाटा सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा सेगमेंट में क्या होता है। डॉट डाटा सेक्शन होता है और एक .bss सेक्शन मौजूद होता है। डाटा सेक्शन क्या काम करता है कि मेमोरी के पोर्शन को डिक्लेयर कर लेता है जिसके अंदर एक प्रोग्राम स्टोर होना होता है। अब एक प्रोग्राम को स्टोर होने के लिए जितनी भी मेमोरी चाहिए होती है, डॉट डाटा की जो एक्सटेंशन होती है डॉट डाटा की फाइल की ये काम करती है कि उतनी मेमोरी लोकेशन को डिक्लेयर कर लेती है अपने प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए। इसके बाद होती है .bss सेक्शन। .bss सेक्शन होता है स्टैटिक मेमोरी सेक्शन दैट कंटेन बफर फॉर द डाटा टू डिक्लेयर लेटर इन द प्रोग्राम। ये बेसिकली मेमोरी बफर प्रोवाइड करती है। मेमोरी बफर का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ आप डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं तो उसका कुछ पोर्शन बफर के अंदर जाएगा और बाकी उसका मेमोरी के अंदर जाएगा। स्टार्ट में मेमोरी बफर वो 0 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कंप्यूटर के अंदर ऑडियो या वीडियो फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसका 20% होता है ऑडियो का या वीडियो का, वो बफर के अंदर सेव होता है। नेक्स्ट है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कोड मौजूद होते हैं, ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। और ये एक फिक्स्ड एरिया होता है। स्टैक होता है कि स्टैक के अंदर मौजूद होता है डाटा वैल्यू पास टू द फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस या प्रोसीजर यूज़ होंगे उनकी जितनी भी वैल्यूज़ पास होंगी उसको वो स्टैक के अंदर स्टोर होंगी। ये था आपका टोटल लेक्चर। इसके अंदर जितने भी आपको क्यूरीज होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट जूम के क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंट करने के लिए जो प्रीवियस वीक में मैंने आपको दी थी। अल्लाह हाफिज़।